students, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास से। तो देखिए कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं CDP पेपर 2 के लिए। और देखिए जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कब से, देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। पीछे से मैंने स्टार्ट किया है 2024 से, और अभी देखिए हम लोग 2011 पर भी आ जाएंगे। 2016 का क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान की को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। देखिए किसी भी चीज़ को आप तब तक कराइए बच्चे को जब तक बच्चा खुद से उस चीज़ को ना कर ले। तो स्कैफ फोल्डिंग होती क्या है, देखिए लेव वाइगोत्स्की के शब्दों में अगर हम बात करें, फर्स्ट यहाँ पर देखिए दिया गया है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि यह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, उसे आधा समाधान किया गया उदाहरण उपलब्ध कराना, या फिर उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती है। देखिए अगर हम वैसे बात करें बच्चे को डराने की, तो देखिए हम लोग यही चीज़ करते हैं कि जब तक आप ये काम नहीं करोगे आप घर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पर बात की गई है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में अटक जाता है, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल आप बच्चे को देते हैं, यानी कि वहाँ पर आप हिंट दे सकते हैं बच्चे को और क्लू दे सकते हैं। देखिए बच्चा क्या करता है, इस हिंट के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बच्चा कहीं अटक गया है प्रॉब्लम में, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको हिंट देंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ सही हो जाएगी, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, उसे आधा समाधान किया गया उदाहरण उपलब्ध कराना। ये क्या होता है, ये आधारभूत सहायता होती है, स्कैफ फोल्डिंग इसको कहा जाता है लेव वाइगोत्स्की के शब्दों में। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें समान अनुदेश देंगे तथा इसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण से प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। देखिए बच्चे को यहाँ पर देखिए नामित करने की बात की गई है। नामित बच्चे को नहीं करना है, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको लेबल नहीं देना, क्योंकि देखिए लेबल देना नेगेटिव होता है पेडागोजी में, ठीक है। बच्चे को नामीकरण नहीं करना, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है, ग्रुप से अलग नहीं बिठाना है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, या फिर परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। देखिए ना तो एक समान सेट आपको देना है, ना ही एक समान समय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण बच्चे को देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। देखिए निष्क्रिय नहीं रहते हैं बच्चे, एक्टिव रहते हैं। अगर बच्चे के माइंड में कोई ब्लफ बन रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको क्लियर करना होता है बच्चे की, ठीक है। कोई भी भ्रांति बच्चे के माइंड में बन रही है तो उसको आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहचाना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रणों से भिन्न होती है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहरी शब्दों का उपयोग करना, या फिर बच्चों को उनकी सोच में प्रणों के समान मानना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए हम कह सकते हैं पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी जो सोच है वो प्रणों से भिन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित आप लोगों को नहीं करना है, निरुत्साहित नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट ही। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए कोई भूमिका नहीं होती है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने में प्रेरित होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर आप बोले तो वो सही हो जाता है, लेकिन बाहरी तरीके से प्रेरित हो तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा ही सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चा इंटरनली होता है, इंटरनली मोटिवेट होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, लर्निंग इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना निष्क्रिय ग्रहणशील है, देखिए निष्क्रिय तो नहीं होती है। पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होती है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा है? तो सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों की सीखने के लिए सक्षम बनाती है? देखिए, बच्चों को कौन सी है जो सीखने में सक्षम बनाएगी? पुरस्कार होगा, संवाद होगा, व्याख्यान होगा या फिर निर्देश होगा? तो देखिए, सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है? डायलॉग होते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। देखिए, आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर जाता है, तो ऐसा नहीं होता है विकास में। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये भी गलत होगा। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्य बचपन अवधि है, जो मिडिल चाइल्डहुड होता है वो कौन से पीरियड में होता है? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 6 वर्ष से 11 वर्ष का होगा मध्य बचपन, क्योंकि देखिए जो स्टेज होती है वो कितने तक होती है? 2 से 11 तक। देखिए 2 से 11 तक चाइल्डहुड माना जाता है, जिसमें से 2 से 6 ईयरली हो जाता है और 6 से 11 क्या हो जाता है? आपका लेटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? मिडिल दिया गया है, तो मिडिल इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का तो यहाँ पर दिया नहीं गया, या तो दिया गया है ईयरली या फिर 0 to 2 या फिर 10 वर्ष के बाद का, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, तो देखिए यह कथन क्या कह रहा है? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, जो विकास है, विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, या फिर दिया गया यहाँ पर ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि वेरी स्ट्रांग होती है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते, यहाँ पर भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही है। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। देखिए, कम योगदान नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये चीज़ गलत है। जो वातावरण के घटक होते हैं उनकी भूमिका होती है, इनकी अंतःक्रिया होती है। देखिए, अंतःक्रिया से ही बच्चा डेवलप होता है, विकास होता है बच्चे का, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। विकास, सामाजिकरण, सीखना या फिर परिपक्वता। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसको हम कहते हैं सामाजिकरण। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पुनर्वलन की, भाषा की, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो देखिए, विकास को प्रभावित करने में कौन सा कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा? तो ना तो देखिए पुनर्वलन है, ना ही भाषा है और ना ही अनुकरण है। भौतिक विश्व के साथ जो हमारे अनुभव होंगे वो हमारे क्या होंगे? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो देखिए कौन सी योग्यता है जो किसमें आती है? प्री ऑपरेशनल पीरियड में आती है। अब देखिए, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो देखिए ये दोनों के दोनों कब आते हैं? जब आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होंगे, मतलब जो आखिरी स्टेज होती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा इस स्टेज में आता है तब बच्चे के अंदर ये दोनों चीज़ें डेवलप होती हैं। कौन सी? हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, और इसके अलावा दूसरी जो होती है वो क्या होती है? अमूर्त चिंतन की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं ये किस में होते हैं बच्चे के? ये सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, ना कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जो
तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि एबिलिटी टू टेक्स अदर पर्सपेक्शन यहाँ पर क्या करता है बच्चे, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास, तो देखिए किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना और आज्ञापालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास, तो देखिए मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, ठीक है, सही जोड़ा यहाँ पर बताना है कौन सा ठीक तरीके से मिला हुआ है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें बोला गया देखिए गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, जिसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा बनने के लिए चीज़ें करता है, ठीक है, अच्छी स्वीकृति पाने के लिए चीज़ें करता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर देखिए किसी कार्य के लिए भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, तो देखिए ये यहाँ इस स्टेज में नहीं आता है। दंड और आज्ञा पालन में क्या आता है कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए चीज़ों को करता है, चीज़ों को मानता है। और यहाँ पर देखिए नियम की बात की गई है, नियम की बात कब होती है, लॉ एंड ऑर्डर में। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर में यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है कि मानवाधिकारियों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। नैतिक सिद्धांत स्वयं नहीं चुने जाते बल्कि हमें कानूनों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं करना है, उनका पालन करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए गलत दी गई है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं। देखिए बुद्धू तो नहीं प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अंतर्निहित होते हैं, या फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। देखिए ये भी नहीं होता है, बल्कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार हम किस चीज़ से पृथक नहीं कर सकते हैं बच्चे को, तो वो है हमारे सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकर्तावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, या फिर सत्तावादी होता है, या फिर सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें शिक्षक को ही अनुपस्थित कर दिया, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है। ना ही सत्तावादी होती है कि जहाँ शिक्षक आदेश दें और बच्चे चुपचाप सिर्फ सुने, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। क्या होगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंदर होती है, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर स्वर, राग, सुर के प्रति संवेदनशीलता। देखिए ये कब होगी, जब बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, संगीत में बुद्धि होगी, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो जब हम शब्दों के अर्थ समझ पा रहे हैं, क्रम समझ पा रहे हैं, भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाषा क्या होती है, भाषा किसको कहते हैं, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। देखिए नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ये भी नहीं होगा, नियंत्रित नहीं करती है बल्कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिलाएं हैं, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है लिंग सशक्तिकरण है, लिंग रूढ़िबद्धता है, लिंग भूमिका निर्वाह खेल है, या फिर लिंग स्थिरता है। तो देखिए क्या चीज़ बढ़ेगी, तो वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा लॉन्ग है तो इसलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से
किसके या फिर किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। फर्स्ट दिया गया है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल सही है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, तो देखिए दोनों के प्रति ही संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इसलिए देखिए यहाँ पर दोनों ही विकल्प क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए जो केवल कागज पेंसिल जांच जो होती है वो आकलन को सीमित कर देती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। देखिए कौन सा है, बधिर बच्चा, जिसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसके सुनने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो देखिए विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें, उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। देखिए हटाने के लिए नहीं कहना है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, या फिर उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर नहीं होगा। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी। अपने आप को एज ए टीचर आप लोगों को करना, बच्चे को सेंटर में रख करके आंसर देना है। तो कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के हाव भाव को सही तरीके से समझ सके या फिर देख सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। फर्स्ट है कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, देखिए उपेक्षा नहीं करनी है, डिस्करेज नहीं करना, किसी भी चीज़ के लिए इग्नोर नहीं करना है, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना कर सके। देखिए सेपरेट भी बच्चे को नहीं करना है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने के लिए कहकर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए सहानुभूति बच्चे को नहीं दिखानी है। हमें कोई सहानुभूति दिखाएगा हमारी किसी चीज़ के लिए तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। नेक्स्ट है बहुत बुद्धिमान अथवा परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट है कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो देखिए जो लर्निंग डिसएबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वो कुछ भी नहीं सीख सकते, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। देखिए उत्तर कंठस्थ नहीं करवाने हैं, उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो वो है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ऐसा नहीं है, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। तो देखिए ये भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, वो बच्चे को अधिकार देती है इस चीज़ का कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ पर किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे, किसी भी डिसएबिलिटी के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, या फिर शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो देखिए ना तो विधियां होती हैं व्याख्यात्मक,
ना ही अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकालना और ना ही उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होते हैं, बल्कि क्या होता है, वे विधियां अपनाना जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल हो और उसका प्रयास सम्मिलित हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण है, अर्थ निर्माण है, अनुबंधन है या फिर रटकर याद रखना। देखिए, रटकर याद करना तो नहीं होता, ना ही कंडीशनिंग होती है और ना ही इमिटेशन होता है, बल्कि क्या हो जाता है, अर्थ निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे और वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और शिक्षार्थी द्वारा निष्क्रिय प्राप्त करता। देखिए, शिक्षार्थी को निष्क्रिय नहीं रखना, ये तो गलत हो जाएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। बल्कि जो प्याजे हैं और वाइगॉत्स्की हैं वो किस चीज़ पर जोर देते हैं, तो वो बच्चे की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का सृजन करे, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो सेशन है आपका लोगों का जो क्लास है वो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।